दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए हैं। विवाद की शुरुआत हुई, तमिलनाडु की सरकार एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी कि हम जो बिल पारित कर रहे हैं वो बिल लागू नहीं हो पा रहे, क्योंकि या तो राज्यपाल महोदय उसको अनंत काल तक लटकाए रहते हैं, और उसके बाद में फिर अगर उसको बिल को पारित करके भेज दिया जाता है तो फिर राज्यपाल महोदय जो है वो राष्ट्रपति को अग्रेसित कर देते हैं बिल, और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति भवन में मतलब वो बिल जो है वो ठंडे बस्ते में अनंत काल के लिए डाल दिए जाते। तो हम तो काम ही नहीं कर पा रहे। हम जिस जिस हमने जो जनादेश प्राप्त किया जिन मुद्दों पे, उन मुद्दों तो हमें हमारा ये अधिकार है कि हम उनको अमल में लाएं, उन मुद्दों को साकार रूप दें। तो लेकिन ये जो इस तरह का जब रवैया चलेगा तो ये कैसे हो सकता है। हालांकि एक समय ऐसा था कि जब कुछ राज्यों में जहाँ पे अलगाववादी आंदोलन बहुत जोर पकड़े हुए थे और उनकी जो एक तरह से उनके प्रति समर्थन रखने वाले जो दल थे वो सत्ता में पहुंच गए थे, तो उन दलों ने कश्मीर में या पंजाब के उदाहरण उस मामले में कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए कि जिससे एक देश के सामने एक देश की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो अगर जो अगर कोई विधानसभा या ऐसा कोई बिल पारित कर भी देती है जिसकी मंशा राष्ट्रीय अखंडता को कमज़ोर करना है, राष्ट्रीय एकता को जो है कमज़ोर करना है, या संवैधानिक व्यवस्था को जो है में एक बड़ा व्यतिकर पैदा करना है, तो वो जो है वो उसको उस बिल के बारे में गहनता के साथ में विचार करने का अधिकार राज्यपाल को है। और वो राज्यपाल चाहे तो उस बिल को निरस्त भी कर सकते हैं, और वो बिल और फिर भी अगर वो दूसरी बार विधानसभा में पारित करके भेज दिया जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति को वो बिल संदर्भित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पाले में वो गेंद डाल सकते हैं, और उसके बाद में ताकि कोई देश की अखंडता के लिए कोई खतरा पैदा ना होगा। ये जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, ये जो नियम रखे गए हैं, ये इसलिए रखे गए कि कोई देश की अखंडता के साथ में और देश की व्यवस्था के साथ में कोई खिलवाड़ न होने पाए। तो उसके तरीके से तो ठीक है, लेकिन जब तमिलनाडु सरकार की याचिका पर विचार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो राज्यपाल की तरफ से या राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई ऐसी दलीलें तो दी नहीं गई कि जिसमें ये बताया गया कि हमने बिल इसलिए रोके, इस कारण से हम बिल को पारित नहीं कर रहा है, पारित करने की इच्छुक नहीं है, उस बिल को लागू करने के लिए इस कारण उन बिलों पर हस्ताक्षर करने के हम इच्छुक इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन बिलों से उन विधेयकों के लागू होने से राष्ट्रीय अखंडता के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी तो कोई उन्होंने बात कही नहीं, वो कोई वाजिब कारण नहीं बता सके। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि सुप्रीम की जो है वो इस तरीके के अगर रवैया अगर केंद्र अगर अपनाएगा तो तब तो फिर जो है वो राज्यों में चुनी हुई सरकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अब तो वैसे तो व्यवस्था तो ये है कि ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान तक के ऐसे मामले जाते, जब कलेक्टर उनको बर्खास्त कर दिया करते थे, तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अपनी जो नीति दर्शाई, वो नीति यही दर्शाई है कि नहीं, वो भी एक चुनी हुई एक संवैधानिक पद है, प्रधान का भी संवैधानिक पद है। तो प्रधान जो ग्राम पंचायत या प्रधान जो फैसला लेती है, उस फैसले की ग्राम पंचायत और मतलब उसकी जो एक अपनी स्वायत्त तरीके से जो काम करने की उसकी शक्तियाँ संविधान में दी गई हैं, वो बाधित ना हो, तो इसलिए उनको जो है बात पर उनको बर्खास्त करने का किसी को अधिकार नहीं। कलेक्टर को, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, वहाँ पर सरकार का
प्रतिनिधि होता है जिले में, उसको ये अधिकार नहीं है। और इसलिए कई ऐसी ग्राम प्रधान, कई ऐसी ग्राम पंचायतें जो इसकी शिकार हुई, नौकरशाही की के फैसलों की जो शिकार हुई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देने का काम किया है। तो अब राज्य सरकार की तो स्थिति और ज़्यादा अलग है। राज्य सरकारें तो ये है कि ये संविधान की खूबसूरती मानी जाती है कि जो है केंद्र में भले ही किसी और की सरकार हो, लेकिन कुछ राज्यों में वो विविधता के अनुरूप वहाँ पे एक ऐसी इतर सरकारें हों, तो ये माना गया कि ये एक अच्छा एक मॉडल है। उसकी वजह से वहाँ उस राज्य सरकार की जो कुछ जनभावनाएँ हैं उसके खिलाफ केंद्र को जो है उसको इग्नोर करके और उसमें अपने फैसले लादने की जो है वो गुंजाइश ना मिले, इस दृष्टिकोण से ये जो होगा तो एक संतुलन इसमें जो है बना रहेगा। और वो एक राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रीय अखंडता की सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो संतुलन, ऐसा संतुलन बहुत अपरिहार्य है। तो इसको कोई ये नहीं माना जा सकता कि ये कोई एक समस्या नहीं है कि राज्यों में अलग सरकारें आ जाती कुछ राज्यों में और केंद्र में अलग सरकार होती, ये समस्या नहीं है। बल्कि ये जो है एक तरह से व्यवस्था की को ये कारक जो है व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना और ज़्यादा व्यवस्था को जो है एक तरह से संपूर्ण बनाने में ये जो है ये इस ढंग की जो विभिन्नता है उसका एक बड़ा योगदान रहता है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पौराणिक रूपकों, पौराणिक मुहावरों उनको बहुत ज़्यादा गुदगुदाते हैं। वो उस मामले में एक तरह से स्वप्न लोक में विचरण करते एक फंतासी। तो उस फंतासी में कभी उनको लगता है कि जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो एक पता चला कि संसद के नए भवन का वो स्थापित करा देते हैं। वो जो है उस आडम्बर प्रियता के तहत जो है वो राजदंड स्थापित करा देते हैं। अब उस राजदंड से क्या सरकार की जो है कार्रवाई, सरकार की जो कार्य करने के तरीका है उसमें कौन सी नैतिक गुणवत्ता की वृद्धि करने वाला हुआ, उसकी क्या उपयोगिता है, अभी तक वो कोई सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई। उस समय बड़ा धूम धड़ाका इस पर हुआ था। अपने साथ साथ उन्होंने लोगों को भी रोमांचित करने का अपना एक खेल लिया था, जिसमें उस समय तात्कालिक तौर पे एक बड़ा प्रसन्नता हुई होगी। इस ढंग के आडम्बर मनोरंजन की श्रेणी में आते हैं और मनोरंजन भी जीवन में एक बड़ा जरूरी है। तो उसका केवल इतना ही महत्व स्थापित हो पाया जो उन्होंने वहाँ पे राजदंड स्थापित किया था, इसके अलावा नहीं हो पाया। लेकिन जब इसकी अति हो जाती है, फंतासी में ही आदमी को बिल्कुल वास्तविकता से कट के जिसका जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को एक किनारे रख के और इस ढंग का एक तरह से एक मनोविकृति है, एक तरह से उसका जो है एक बड़ा मनोरोग है। जैसे वो हमारे उत्तर प्रदेश में पंडा जी को हो गया था, राधा के रूप में अपने को देखने लगे थे और वो तो सरकारी कार्यालय में भी, अपने कार्यालय में भी वो राधा का रूप बाना धारण करके आते थे। उससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती थी। ये एक किस्म का पागलपन है। तो प्रधानमंत्री जी भी जो उनको भी बड़ा गुदगुदाते, बड़ा रोमांचित करते और वो यथार्थ की दुनिया से कट के वो स्वप्न लोक में चले जाते। तो उसमें एक है कि वो जो एक धारणा है पौराणिक, उसमें बड़ा उसका महत्व दिया गया, बड़ा महिमा मंडित किया गया है चक्रवर्ती सम्राट को। तो उनको ये लगता है कि चक्रवर्ती सम्राट की जो है वो चक्रवर्ती सम्राट की उस उपाधि, उस पद को मैं किसी तरीके से मैं प्राप्त कर सकूं। और वो उसमें ये उनकी जो एक महत्वाकांक्षा का है, जो एक तरह से वो एक बीमारी टाइप की समझी जाएगी, इस किस्म की बीमारी वो उनके अंदर वो महत्वाकांक्षा बहुत जोर से हिलोरे मार रही। तो उसमें वही चाहते कि उनके कार्यकाल में ऐसा हो जाए कि सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो
केंद्र में तो हो ही, सारे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो इसलिए ये तब वो एक अपने आप को फिर एक वर्तमान युग का वर्तमान दौर के चक्रवर्ती के रूप में जनमान्यता अपनी जो है अपनी जनमान्यता होते देख सके, ये उनका ये स्वप्न उनको इस स्वप्न ने उनकी जो है उनके एक तरह से मैं बहुत कड़े शब्दों का उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कह जाते कि उनकी थोड़ी सद्बुद्धि को में उनके में एक वो बहुत बड़ी विसंगति पैदा कर दी, ये सब उनके सद्विवेक में, और वो इसमें डूबे हुए हैं। तो इसीलिए अगर राज्यों में अब वो देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी तोड़ फोड़ करके जरूरत नहीं थी, राजनीति को वो निम्नतम स्तर पर ले जाके जहाँ पे उसकी विधायकों की खरीद फरोख्त करके और अन्य तरीक़ों से उन्होंने तमाम सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त कराने का काम किया। शिवसेना के प्रति जो शिवसेना उनका एक तरह से उनका मित्र दल भारतीय जनता पार्टी का मित्र दल रहा था, लेकिन वो शिवसेना के साथ उनको अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विश्वासघात करने में कोई संकोच नहीं हुआ, और शिवसेना को उन्होंने इसीलिए बांट दिया कि भले ही वो उनका किसी ज़माने में सहयोग हो, मित्र दल ना हो, भले ही वो उनका समान धर्मी दल हो, लेकिन नहीं, वो फिर भी वो एक तरह से वो एक दाग रहेगा। अगर वो शिवसेना की वहाँ सरकार रहती तो वो एक दाग रहता, तो वो ये करना चाहते थे कि वहाँ पर भी उनके नेतृत्व से, उनके पुरुषार्थ के फलस्वरूप वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई महाराष्ट्र में। इसका श्रेय उनको लेना चाहता था, इसका श्रेय की उनके अंदर बहुत लोलुपता थी, तो इसलिए उन्होंने विश्वासघात की बदनामी मोल लेते हुए भी वहाँ शिवसेना में विभाजन कराया। अब इसी तरीके के कहा जा रहा कि बिहार में अभी वो जो अपना बहुत सहयोगी बनाए हुए हैं जिस नीतीश कुमार को, उन नीतीश कुमार के साथ में भी इसी तरीके का खेल हो जाना, क्योंकि वो भी एक तरह से अगर नीतीश वहाँ बने रहेंगे, भले ही उनके समर्थन से बने रहें, तो वो भी उनकी जो चक्रवर्ती सम्राट वाली जो चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो महत्वाकांक्षा है, वो उसमें एक खोट पैदा करने वाली वैल्यू हो गई। अगर वहाँ पे नीतीश की भी सरकार अगर बनी रहती तो वो वहाँ पर भी काम करेंगे, और जहाँ पे जो उनके विरोधी कहे जाने वाले दल हैं, अगर उनकी सरकार बन जाए तो उनकी सरकार को तो मतदाताओं को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाए, ब्लैकमेल करके इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि अगली बार वो उनके प्रति अपना मोह ख़त्म करके और वो ये समझें कि अगर अपने अस्तित्व के लिए ज़रूरी समझे कि वो अब तो उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नीके नहीं तो ढाका सही, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अपने राज्य में चलेगी। वो दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में उन्होंने कानून बदल दिया, और कानून बदलने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदलने के बाद उन्होंने ये कर दिया कि दिल्ली की सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सारे अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के उन्होंने अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सारी जो है वो उपराज्यपाल को पूरी शक्तियाँ दे तो हुई, उनके जो है उनकी सहमति के बिना, उनकी हरी झंडी के बिना जो है वो राज्य सरकार के पास भी शक्ति नहीं रह गई कि वो अपना कोई फैसला लागू कराए। तो राज्य सरकार इतनी बंधी रह गई तो दिल्ली के तमाम सारे कामों में भीषण रुकावट पैदा हुई, और उसके बाद में जो ये था कि उससे मतदाता अपने आप को ये महसूस करें, मतदाताओं को ये बाध्य किया जाए इस तरीके की ब्लैकमेलिंग के इस नए करने से कि वो अगली बार भारतीय जनता पार्टी को ही चुने। तो ये उनका जो इरादा, वो इस इरादे में कामयाब हुए। वो लोगों ने कोई ये नहीं कि उसको आम आदमी पार्टी को एक बुरी पार्टी समझ के नकारा हो, उन्होंने ये समझा कि आम आदमी पार्टी वो लोग मतदाताओं को बाध्य किया गया, मतलब कि वो अपने विवेक से फैसला न दें, वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को बाध्य हो जाए, क्योंकि दिल्ली के मतदाताओं को समझ में आ गया था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं चुनेंगे, अगर वो केजरीवाल को लगातार चुनते रहेंगे, तो
उन तो राज्य में तो दिल्ली में कोई सरकार काम ही नहीं कर पाएगी, और जो वैसी सरकार कोई काम नहीं करेगी, और वो जब काम नहीं करेगी तो उससे जो है उससे सफ़र तो जनता को करना पड़ेगा। तो ये वो जिस वो आज कहते हैं कि दिल्ली में अब हमको जनादेश मिल गया, इस बात की दुहाई देते हैं, तो ऐसा जनादेश तो पूरी लोकतंत्र को पूरी तरह से लोकतंत्र को नष्ट करने वाला है। ऐसे जनादेश की कोई जो है कोई स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि लोगों के दिलों में है ही नहीं। अब हम फिर उसी पर लौटते हैं कि कई महत्वपूर्ण मामले हुए जिसमें राष्ट्रपति जैसे ज्ञानी जैल सिंह हैं, ज्ञानी जैल सिंह ने उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वो बहुत कृतज्ञ थे राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी के प्रति, लेकिन इसके बावजूद भी जब राजीव गांधी कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करने लगे जैसे जो है प्रेस पर अंकुश लगाने का बिल है या पोस्टल बिल है, तो उस पर जो है उसको जो है उन्होंने रोकने का काम किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की अथॉरिटी की क्या उपयोगिता है, वो उसको दिखाने का काज किया। कि आर नारायणन ने भी जब उनकी अटल सरकार जब ये कह रही थी कि नहीं हमारे संविधान में कुछ कमी है, इसलिए व्यवस्था ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पा रही, तो उन्होंने प्रतिवाद किया था देश की जनता के नाम संदेश में, और ये कहा था कि नहीं, बाबा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि संविधान कोई चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं है तो वो संविधान अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा बात तो ये है कि लागू करने वाले, उन्होंने इशारा किया लागू करने वाले मतलब सरकार की नीत और नियत ठीक नहीं है, इसलिए इस संविधान की जो अच्छे परिणाम सामने आने चाहिए, वो देश उनको उन अच्छे परिणामों को अनुभव करने का मौका मिल गया। तो ये है कि राष्ट्रपति का एक दायित्व है कि अगर चीज़ें पटरी से उतर रही हैं तो वो उनको एक अभिभावक के रूप में अपनी सरकार को इस बात का एहसास कराए कि नहीं, आपको निरंकुश करने की इजाज़त नहीं है, हम आपको जो है प्रभावी ढंग से टोकने की संस्था के रूप में हम मौजूद हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपनी इस भूमिका का तो प्रदर्शन एक भी बार कर नहीं पाई। वो तमाम उसके लिए उदाहरण दिए जा सकते, जैसे मणिपुर में हिंसा लगातार हो रही थी और सरकार उसको इग्नोर कर रही थी, तो तब उनको करना चाहिए था, और इसी तरीके से सरकार को टोकना चाहिए था, सरकार को नसीहत देनी चाहिए थी। इसी तरीके से वो जो है अभी हाल में जो विजय शाह जो मध्य प्रदेश का मंत्री है, उसने जो अभद्रता की बात की, या जो कि वहाँ का जो उप मुख्यमंत्री उसने कह दिया कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, इन मामलों में मतलब उनको इन मामलों में संज्ञान लेके इन मामलों में उनको सवाल उठाना चाहिए थी, नसीहत देनी चाहिए थी, थोड़ी सी भ्रकुटियाँ अपनी टेढ़ी करनी चाहिए थी ताकि चीज़ें पटरी पर चलती रहें। तो इनमें तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन ये तकनीकी आधार पे कि नहीं राष्ट्रपति को तो संविधान में पूरी सर्वोच्चता दी गई है, तो और उसको जो है ये दिया गया है कि अदालत उस पर उसके निर्णयों पर उसके विवेकाधिकार पर प्रश्न नहीं उठा सकता। तो ये जो है ये आपने कैसे जो पिछले वाले संजीव खन्ना CJI थे, उन्होंने किस ढंग से जो है ये कह दिया कि नहीं राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा तय करनी चाहिए, कोई बिल को रोके नहीं रखे, बिल को रिजेक्ट करना, वो रिजेक्ट करने का कारण बताते हुए, लेकिन बिल को रोके रखना, इससे तो राज्य सरकार ही उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया राज्य सरकार से। इसी तरीके से उन्हें राज्यपाल पर रोक लगाने की काम कही, तो राष्ट्रपति महोदय पूछ रही कि संविधान में ऐसा कहा क्या है। हो सकता है कि राष्ट्रपति का पूछना सही हो, लेकिन एक मशहूर उक्ति है कि कानून लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं। तक अगर कानून के लोगों के लिए है, अगर तमिलनाडु के लोगों ने अपने राज्य की अपने भावनाओं के अनुरूप अपने राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इतर पार्टी को चुना है, तो लोगों के लिए
संविधान है नहीं, संविधान तो संविधान लोगों की भलाई के लिए है, न कि लोग संविधान के लिए। तो आप इतना संविधान पे आप तकनीकी बातें क्यों उठा रही हैं? आपको नीयत और नीयत समझ में नहीं आती। आपको उस नीयत और नीयत समझनी चाहिए थी। जो हो रहा था तमिलनाडु में, केरल में जो हो रहा था, उसके होने से तो पूरी संघीय व्यवस्था के मर्म को ही बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंच रही थी। और उसके बाद में जब राज्य सरकार बिल पारित नहीं करे तो फिर वो जिसको जनादेश दिया गया जिस सरकार को, वो सरकार अपनी जनता के प्रति किए गए वायदे को कैसे पूरा करेगी? क्या ये इसका अधिकार है उसको ऐसे इस तरीके के काम करने से रोकने का? किसी को उसका अधिकार है क्या? संविधान की मंशा बहुत स्पष्ट नहीं है कि चुनी हुई सरकारें अपने तरीके से, वो चाहे राज्य की हो, यहाँ तक ग्राम पंचायत और नगर स्तर की सरकारें भी हों, नगर पालिका हो, तो वो अपने तरीके से वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं, उनके लिए वो अधिकारपूर्वक काम कर सके, न कि वो किसी व्यक्ति के चक्रवर्ती स्वप्न की, किसी उसकी सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ जाए। ये राष्ट्रपति महोदया को सोचना चाहिए था। तो और न तो ये जो राष्ट्रपति ने जो ये 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, न तो ये नैतिक रूप से लोगों को सुहाया है, और ना ही ये जो है ना ही ये व्यवहारिक रूप से इसमें कोई अच्छाई है। व्यवहारिक रूप से तो ये व्यवस्था को इसके पीछे व्यवहारिक रूप से तो इसके पीछे एक ऐसी अड़चन नहीं है जो हमारी पूरी व्यवस्था को चौपट कर देने वाला। तो हमारी व्यवस्था सबसे ऊपर है। लोगों की मंशा, लोकतंत्र की भावना तो यही कि लोग के जो व्यवस्था वो लोगों की मंशा के अनुरूप चले, तो उसको पूरे जनादेश को विफल करना, यानी एक तरह से लोकतंत्र को विफल करने की का एक कुटिल इरादा इसमें छुपा हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रपति महोदया को इस मामले में अगर फिर से नए सिरे से वो इस मामले में चिंतन कर सके और इसको एक बहुत ज़्यादा एक टकराव का रूप न रहने दें, राष्ट्रपति के नाम की संस्था के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये बहुत ज़रूर हो गया। तो इसलिए राष्ट्रपति से इस मामले में सद्विवेक का परिचय देने की गुहार सारा देश लगा रहा है, और उम्मीद है कि वो इस गुहार पर निश्चित रूप से वो गौर भी करेंगी, और वो ये और ये उनको ये अवसर जो है उनको चेताएगा, एहसास कराएगा कि नहीं, वो जो है वो सरकार की बंधक नहीं है। वो जो उनके पद में जो एक गार्जियनशिप निहित है देश के लिए, उस गार्जियनशिप के दायित्व को निर्वाह करने के लिए अगर वो अपनी सरकार को थोड़ा सा उसको अपनी शक्ति का और अपने अधिकारों का अगर इस्तेमाल, अधिकारों का एहसास कराने की कोशिश करेंगी, तो ये देश के साथ में एक बहुत बड़ा उपकार होगा। आज का वीडियो समाप्त करने के पहले फिर मैं हमेशा की तरह अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारा वीडियो देखा है और उनको लगा कि उनको लगा कि हमारे वीडियो बहुत विचारोत्तेजक होते हैं, इसलिए वो हमारे अगर हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का बटन है, उसको दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और साथ साथ में आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करें, और खुद तो सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, और अपने जो है अन्य और अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें। और अंत में ये कि आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।